हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक एंटनी एंड क्लियोपेट्रा के बारे में। क्लियोपेट्रा और एंटनी विश्व इतिहास के दो ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनकी लव स्टोरी को अमर कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस अटूट प्रेम कहानी के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। इस प्ले का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है एंटनी, जो कि ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडियस के साथ रोमन एम्पायर पर शासन करता है। क्लियोपेट्रा इजिप्ट की रानी है और एंटोनी की लवर है। ऑक्टेवियस सीजर जूलियस सीजर का एडॉप्टेड सन है। एनाबार्बस एंटोनी का सबसे लॉयल सपोर्टर है। लेपिडियस, जिसका पूरा नाम मार्कस एमिलियस है, थर्ड मेंबर ऑफ ट्रायम्विरेट है। पोम्पी एक जनरल का बेटा है जो जूलियस सीजर के पार्टनर रहे हैं। ऑक्टेविया सीजर की बहन है। आइए समझते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। इस प्ले की लोकेशन रोम और इजिप्ट है। क्लियोपेट्रा रोम के सम्राट जूलियस सीजर की प्रेमिका थी। वो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ विद्वान भी थी। इसी कारण सीजर उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन रोम के लोग उनके रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि क्लियोपेट्रा का रिश्ता इजिप्ट से था और इजिप्ट और रोम के उस समय अच्छे संबंध नहीं थे। 44 बीसी के आसपास सीजर की हत्या हो जाती है और क्लियोपेट्रा को इजिप्ट वापस लौटना पड़ता है। जूलियस सीजर की हत्या के बाद एंटनी, ऑक्टेवियस सीजर एंड लेपिडस तीनों मिलकर रोमन साम्राज्य पर शासन करने के लिए नया ट्रायम्विरेट बनाते हैं। एंटोनी इजिप्ट में क्लियोपेट्रा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तभी वहाँ पर एक मैसेंजर आता है। वो ये कहता है कि उसकी वाइफ फुल्विया की डेथ हो गई है और पोम्पी रोम के खिलाफ अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। पोम्पी एक रोमन था, उसने रोम छोड़ दिया था और अब ट्रायम्विरेट के खिलाफ एक बड़ी सेना खड़ी कर रहा था। वह अपना एक अलग किंगडम खड़ा करना चाहता था। एंटनी अपनी पत्नी फुल्विया की डेथ का समाचार सुनकर और रोम के लिए अपनी कर्तव्य भावना को महसूस करते हुए रोम लौटने का फैसला करता है। एंटनी की एब्सेंस में उसके साथी ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडियस पोम्पी की बढ़ती ताकत के बारे में चिंता करते हैं। सीजर एंटनी को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज एक राजनेता और एक सोल्जर के रूप में पूरी नहीं कर रहे हैं और क्लियोपेट्रा के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंटनी के रोम लौटने पर सीजर उससे झगड़ा करता है, जबकि लेपिडियस शांति बनाए रखने की बात करता है। वो तीनों लोग महसूस करते हैं कि पोम्पी को हराने के लिए एंटनी, सीजर और लेपिडस को एक गठबंधन में रहना आवश्यक है। तो वो लोग इस बात पर सहमत होते हैं कि एंटनी सीजर की बहन ऑक्टेविया से शादी करेंगे, जो एक दूसरे के प्रति उनकी वफादारी को मजबूत करेगा। हालांकि एंटनी का सबसे करीबी दोस्त और सपोर्टर एनाबार्बस ये भविष्यवाणी करता है कि ऑक्टेविया से शादी के बावजूद भी एंटनी क्लियोपेट्रा के पास लौट जाएगा। इधर इजिप्ट में क्लियोपेट्रा को एंटनी की शादी के बारे में पता चलता है तो वो बहुत जेलस फील करती है। हालांकि एक मैसेंजर उसे ये बताता है कि ऑक्टेविया बहुत ही सीधी सादी है और इम्प्रेसिव नहीं है। तो क्लियोपेट्रा कॉन्फिडेंट हो जाती है, आश्वस्त हो जाती है कि वो एंटनी को फिर से जीत लेगी। इधर एंटनी, सीजर और लेपिडस तीनों पोम्पी से मिलते हैं और युद्ध के बिना ही अपने मतभेदों को सुलझाने की बात करते हैं। पोम्पी शांति बनाए रहने की बात पर सहमत हो जाता है, पर उसके बदले में वो सिसिली और सार्डिनिया पर शासन करना चाहता है। चारों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। पोम्पी का एक सोल्जर उसे एडवाइस करता है कि वो इस समय ट्रायम्विरेट की हत्या कर सकता है और जिससे कि वर्ल्ड पावर पोम्पी के हाथों में आ जाएगी। पर पोम्पी अपने सपोर्टर की इस प्लान को डिसमिस कर देता है। इसी बीच में एंटनी का एक जनरल पार्थिया राज्य के ऊपर विक्ट्री हासिल कर लेता है। एंटोनी और ऑक्टेविया एथेंस के लिए निकलते हैं। एक बार जब वो लोग चले जाते हैं तो सीजर पोम्पी के साथ हुई
अपनी संधि को तोड़ देता है और पॉम्पी के खिलाफ युद्ध करके उसे हरा देता है। युद्ध में वो लेपिडियस की आर्मी को विक्ट्री के लिए यूज़ करता है और यूज़ करने के बाद सीजर लेपिडियस पर राजद्रोह का मुकदमा चला देता है, उसको बंदी बना लेता है और उसकी ज़मीनें और बाकी की प्रॉपर्टी भी जब्त कर लेता है। ये खबर सुनकर एंटोनी बहुत नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसको ये भी खबरें सुनने को मिलती हैं कि सीजर उसके खिलाफ पब्लिक में बोल रहा है। ऑक्टेविया एंटोनी से उसके भाई सीजर के साथ पीसफुल रिलेशन रखने के लिए कहती है। वो कहती है कि उसे अपना प्यार एंटोनी और अपने भाई सीजर के बीच में पेनफुली डिवाइड करना पड़ेगा। एंटोनी ऑक्टेविया को पीस मिशन पर रोम वापस भेज देता है कि तुम जाकर अपने भाई को समझाओ, और खुद क्लियोपेट्रा के पास इजिप्ट लौट जाता है। इजिप्ट आकर एंटोनी एक बड़ी सेना खड़ी करता है सीजर से युद्ध करने के लिए। इधर रोम में सीजर अपनी बहन के साथ एंटोनी की बेवफाई से खफा होकर अपनी आर्मी और नेवी दोनों को इजिप्ट की तरफ भेजता है। सभी एडवाइजेस के बावजूद एंटोनी सीजर से लड़ने के लिए समुद्र को ही चुनता है और क्लियोपेट्रा को एनाबार्बस की कड़ी आपत्तियों के बावजूद एक शिप की कमांड संभालने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। एंटोनी की फोर्सेस युद्ध में हार जाती हैं। उसकी मेन वजह यह है कि जब क्लियोपेट्रा वहाँ से अपना युद्ध के समय क्लियोपेट्रा अपना बेड़ा लेकर वहाँ से वापस आ जाती है, जिससे उसके बाकी के बेड़े भी कमज़ोर हो जाते हैं। एंटोनी इस सब के लिए क्लियोपेट्रा को ब्लेम करता है और कहता है कि उसी की वजह से वो युद्ध हार गया है, लेकिन जल्द ही वो उसे माफ़ कर देता है। एंटोनी और क्लियोपेट्रा सीजर के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं। एंटोनी कहता है कि उसे इजिप्ट में रहने की ही परमिशन मिले और क्लियोपेट्रा रिक्वेस्ट करती है कि इजिप्ट की बागडोर इजिप्ट के राइटफुल वारिसों को ही सौंपी जाए। सीजर एंटोनी की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन वह क्लियोपेट्रा को प्रॉमिस करता है कि उसके साथ निष्पक्ष कार्रवाई होगी अगर वो एंटोनी को बिट्रे करती है या उसे धोखा देने के लिए तैयार हो जाती है। क्लियोपेट्रा सीजर के मैसेंजर द्वारा भेजे गए मैसेज के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी एंटोनी बजरे पे आ जाता है और उसे सीजर का मैसेज पता चल जाता है। क्लियोपेट्रा को उसकी धोखाधड़ी के लिए कर्ज देता है, श्राप देता है और उस निर्दोष मैसेंजर को कोड़े मारने का आदेश देता है। पर कुछ समय बाद ही क्लियोपेट्रा को वो माफ़ भी कर देता है। एनाबार्बस ये सब देखता है और डिसाइड करता है, उसे लगता है कि उसका मास्टर एंटोनी तो अब ख़त्म हो गया है, उसका पतन निश्चित है, और वह सीजर के शिविर में चला जाता है और उसकी सेना में शामिल हो जाता है। एंटोनी सीजर से एक लड़ाई और लड़ने की तैयारी करता है और अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री हासिल करता है। जब उसे एनाबार्बस के वहाँ से उसे छोड़कर चले जाने के बारे में पता चलता है तो वो अपने बुरे भाग्य को याद करता है और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसने अपने सच्चे दोस्त की कद्र नहीं की। वह अपने दोस्त की संपत्ति सीजर के कैंप में भेज देता है और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए वह क्लियोपेट्रा के पास आ जाता है। एनाबार्बस को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि उसने अपने मास्टर एंटोनी के साथ डिसलॉयल्टी शो की और अपने इसी गिल्ट के कारण वो मर जाता है। दूसरे दिन एंटोनी फिर से सीजर से समुद्र में मिलता है। पहले की तरह ही इजिप्शियन फ्लीट या क्लियोपेट्रा की नेवी धोखा करती है और युद्ध छोड़कर वो चली जाती है और फिर से एंटोनी की हार होती है। एंटोनी को समझ आ जाता है कि क्लियोपेट्रा ने ही उसे चीट किया है और वो उसे मारने की कसम खाता है। अपने आप को बचाने के लिए क्लियोपेट्रा अपने मॉन्यूमेंट में अपने आप को छुपा लेती है और एंटोनी को कहलवा देती है कि उसने सुसाइड कर लिया है। एंटोनी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और खुद को भी अपनी रानी के पास पहुंचाना चाहता है। वो सोचता है कि वह क्लियोपेट्रा से स्वर्ग में ही मिलेगा। वो अपने एक अटेंडेंट को आदेश देता है कि वो उसे मार दे, लेकिन अटेंडेंट खुद को मार लेता है। एंटोनी तब अपनी ही तलवार पर गिर जाता है।
लेकिन तुरंत ही मरता नहीं है। एंटोनी को क्लियोपैट्रा के मॉन्यूमेंट में ले जाया जाता है, जहां मरने से पहले दोनों फिर से मिलते हैं। सीजर रानी को बंदी बना लेता है, क्लियोपैट्रा को बंदी बना लेता है और उसे रोम ले जाना चाहता है और उसे अपने एम्पायर की जीत के रूप में रोम वासियों को दिखाना चाहता है। लेकिन क्लियोपैट्रा को इस बारे में पता चल जाता है और वह अपने आप को जहरीले सांपों से कटवाकर मर जाती है। दोनों प्रेमियों को एक ही जगह दफनाया जाता है और इस तरह नाटक का दुखद अंत हो जाता है। होप आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।